Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning, and this is the last topic which we are going to discuss. इस पर लास्ट पोर्शन में आपको लीगल रीजनिंग के मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं. इट मीन्स जो आपके प्रीवियस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे वो आपसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द लॉज, सिविल लॉ, criminal law, torts, everything is there. Okay, so an offer can be accepted only when acceptor has the knowledge of such offer. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इट इज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि आपको ऑफ़र तभी एक्सेप्ट होगा अगर आपको उसकी नॉलेज है. अगर आपको नॉलेज ही नहीं है देन नो ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड. For example, there is a very famous case law on this point, लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में यहाँ पे क्या हुआ था? मास्टर जो कि डिफेंडेंट है यहाँ पे, उनके मिसिंग बॉय, उनका जो भतीजा था वो गुम हो गया था. ही वॉज मिसिंग फ्रॉम द होम. सो ही वॉज फाउंडिंग फॉर द मिसिंग बॉय. लेकिन जब वो उसका सर्वेंट है, सर्वेंट ढूंढने के लिए निकल गया है मिसिंग बॉय, उसके बाद उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया है. और वो रिवॉर्ड क्या अनाउंस किया है कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा उसको वो 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड देंगे. नाउ सर्वेंट जिसको ऑफ़र के बारे में नहीं पता था क्योंकि उनके जाने के बाद वो रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था. अब ये क्या है, सर्वेंट है वो मिसिंग बॉय को ढूंढ के लेके आता है. आफ्टर दैट ही केम्स टू नो दैट कि उसके मास्टर ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया है. सो ही क्लेम्स रिवॉर्ड फ्रॉम द मास्टर. तो मास्टर ने यहाँ पे मना कर दिया. देन ही वेंट टू द कोर्ट अगेंस्ट हिज मास्टर कि उन्होंने ये ऑफ़र किया था और मैंने वो एक्सेप्ट किया है. लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या रीज़न दिया है कि हाउ यू कैन एक्सेप्ट दी ऑफ़र. आपको तो ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी क्योंकि ऑफ़र आप कब अनाउंस किया गया है? जब आप ढूंढने चले गए थे. तो हेयर योर मास्टर इज़ नॉट लाइबल टू पे यू ₹500. इज इट क्लियर? नाउ सी फैक्ट्स. प्रिंसिपल क्लियर हो गया. फैक्ट्स देखो. A offers to pay a reward of ₹10,000 to anyone who finds his watch. B without knowledge of the offer made by A finds and returns the watch. So in the present case, ठीक है, अब क्या हुआ इसमें? ए ने ऑफ़र किया था कि जो उसकी घड़ी को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 का इनाम देगा. बी को इस ऑफ़र का नहीं पता था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑफ़र वो ढूंढ के लेके आए हैं. ठीक है, ऑफ़र है B without the knowledge of the offer made by the A finds and return the watch. तो यहाँ पे क्या B अब वो 10,000 का रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ही कैन नॉट क्लेम. मैंने आपको एक केस भी बता दिया इसमें, लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. तो ऑप्शन देखिए और आंसर. B कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड ऑफर्ड बाय A बिकॉज द ऑफर वॉज नॉट स्पेसिफिक in the present case. See, B cannot claim the reward offered by A because the offer was not specific to him. तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक नहीं था. इवन अगर जनरल जैसे अभी इसमें अनाउंस किया तो वो जनरल ऑफ़र होते हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इस वजह से रिवॉर्ड नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑफ़र नहीं था. नो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफ़र, जनरल ऑफ़र एंड स्पेसिफिक ऑफ़र. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया है. नेक्स्ट, बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड अमाउंट एज द ऑफर मेड बाय ए वॉज फ्रिवलेस. तो ये जो ऑफ़र ए ने किया था वो फ्रिवलेस भी नहीं था. तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है. थर्ड ऑप्शन क्या है? बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड बाय हिम. तो अब आपको ये क्लियर है कि आपके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आना चाहिए? सी. बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड बाय ए. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. फॉर प्रिंसिपल क्या है? फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी एंड मेयर इंटेंशन टू एक्सेप्ट इज़ नॉट सफिशिएंट. इज इट क्लियर? फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी एंड मेयर इंटेंशन टू एक्सेप्ट इज़ नॉट सफिशिएंट. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया अब आपको कि अगर एक्सेप्टेंस जो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है, एक्सेप्टेंस को अगर वैलिड एक्सेप्टेंस बनाना है तो ये दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी और आपकी इंटेंशन है टू एक्सेप्ट दी, कि आपकी इंटेंशन है कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है. वो सिर्फ सफिशेंट नहीं है कि अब आपने मन में सोच लिया कि मैंने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है. सपोज फॉर एग्जांपल आई से यू आई वांट टू सेल माय
लैपटॉप वर्थ ₹30,000। तो उस केस में क्या है कि अब आपको अगर एक्सेप्ट करना है, आपने अगर अपने मन में सोच लिया कि मुझे एक्सेप्ट करना है, दिस इज़ नो एक्सेप्टेंस। वहाँ पे क्या, आपने जब तक मुझे कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन एक्सेप्टेंस। फैक्ट्स क्या है? ए ऑफर्स टू सेल टू बी मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। ए ने ऑफ़र किया है बी को कि वो मस्टर्ड ऑयल सेल करेगा। बी इंटेंड्स टू परचेज दी ऑयल। ए ऑफर्स टू सेल बी मस्टर्ड ऑयल, और बी की इंटेंशन थी कि वो उसको ऑयल परचेज़ करना है। सो उन्होंने एक लेटर भी लिखा कि ही वांट्स टू परचेज़ दी मस्टर्ड ऑयल, बट वो लेटर उसने पोस्ट नहीं किया, पोस्ट करना भूल गए, ठीक है। राइट्स ए लेटर बाय बट फॉरगेट्स टू पोस्ट इट। नाउ ए कम्स टू नो अबाउट बीज इंटेंशन। अब ए को बी की इंटेंशन का पता लग गया एंड डिस्पैचेज द ऑयल टू बी। अब यहाँ पे देखो बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। लेटर लिखा है उसने एक, लेकिन वो लेटर उसने पोस्ट नहीं किया है। सो ए कम्स टू नो, अब ए को अपने आप पता लग गया है बी की इंटेंशन के बारे में, और उन्होंने ऑयल बी को डिस्पैच कर दिया। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? अब सी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए और यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है। सी फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस एज बी विद एन इंटेंशन टू एक्सेप्ट रोड द लेटर। इंटेंशन का हम किसी के इंटेंशन का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस एज ऑल इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। थर्ड, मेयर इंटेंशन टू एक्सेप्ट इज सफिशेंट। सो मेयर इंटेंशन सफिशेंट नहीं है आपके प्रिंसिपल में क्लियर लिखा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? बी विल बी द ऑप्शन। देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑफर इनटू अ प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इज इट क्लियर? अब ऑफ़र को अगर हमें प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑफर इनटू अ प्रॉमिस, तो उसकी एक्सेप्टेंस है जो ऑफ़र की, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इज इट क्लियर? तो अब फैक्ट्स क्या है इसके, देखिए। ए ऑफर्स टू सेल हाउस टू बी वो फॉर ₹1000। ए ने ऑफ़र किया है बी को घर बेचने के लिए ₹1000 का। बी इंस्टेड अग्रीज टू परचेज हिज हाउस फॉर ₹1000। ही इज़ अग्री टू परचेज फॉर ₹900। अब ए ने बी का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो पहले ए ने ऑफ़र किया ₹1000 में घर बेचना है, लेकिन उसने क्या कहा कि ठीक है मुझे तुम्हारा घर खरीदना है बट 900 में खरीदना। नाउ ए ने बी का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया कि वो 900 में नहीं बेचेगा। देयर आफ्टर बी अग्रीज टू परचेज दी हाउस फॉर द प्राइस स्टेटेड बाई, वो रेडी हो गया है कि वो ₹1000 में ही घर खरीदेगा। अब ए ने ये भी रिजेक्ट किया, तो प्रेजेंट ये जो केस है, ये जो फैक्ट्स हैं, क्या इसमें अब ए लाइबल है, बाउंड है टू सेल दी हाउस और नॉट? देखो अब ये दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन, ये जो फैक्ट्स है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्या है आपका, कि ऑफ़र को अगर आपको प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑफ़र की एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशन, एब्सोल्यूट। अगर मैंने बोला है कि ₹1000 में घर बेचना है, तो अगर आपको 1000 में ही ख़रीदना है तो एक्सेप्ट ऑफ़र, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अब कोई एक्सेप्टेंस हुई नहीं है, तो ए इज़ नॉट बाउंड टू सेल दी हाउस। क्योंकि जब पहले उन्होंने कहा ₹1000 में, तो उन्होंने कहा 900 में, लेकिन फिर उन्होंने 900 का रिजेक्ट कर दिया, तो उसने कहा ओके आई एम रेडी टू परचेज दी हाउस फॉर प्राइस stated by A, but A rejects this. So A is not bound to sell the house. See the options. First, A is not bound to sell the house because B rejected the offer initially made by A, thus offer lapsed. A is bound to sell the house because B has accepted through subsequently of the other made by A, none of the above. तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? A आएगा। A is not bound to sell the house because B rejected the offer initially made by A, thus the offer lapsed. Is it clear? अब तो अभी इस केस में आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ काउंटर ऑफर के बारे में। Is it clear? Let me tell you about काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर क्या है? अगर मैं बार्गनिंग, यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से बार्गनिंग, कि मैंने अब आप देखो मार्केट में जा रहे हो, कोई ड्रेस परचेज़ कर रहे हो, वो 10,000 की ड्रेस है, आप कह रहे हो नहीं भैया 10,000 में नहीं, मैंने आपको इतना देना है, 8,000 देना है, ठीक है। तो दैट इज़ अ काउंटर ऑफर। नेक्स्ट प्रिंसिपल, फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑफर इज़ रिवोक्ड. Offer is revoked if the person making the offer dies and the fact of this death comes to the knowledge of the person accepting before the acceptance.
अब ये रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र आ गया, क्या आप ऑफ़र रिवोक कर सकते हो? तो जनरली जो आप ऑफ़र है वो रिवोक कर सकते हो बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन to whom you are making. Is it clear? It means before it comes to the knowledge of the offeree. Now offer, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा है कि ऑफ़र कब रिवोक हो सकती है, आपको सेक्शन 6 में दिया गया है, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र। तो ऑफ़र कब रिवोक्ड हो सकता है? इफ़ द पर्सन मेकिंग द ऑफ़र डाइज, जो ऑफरर है उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेथ का जो फैक्ट है वो ऑफरी की नॉलेज में एक्सेप्टेंस करने से पहले आ गया, तो आपका ऑफ़र यहाँ पे रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिया गया है सेक्शन 6 में कि बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम आपने कहा है कि ऑफ़र को 2 दिन में एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट किया तो ऑफ़र अपने आप ही लैप्स हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इसलिए बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय नोटिस कि अभी नॉलेज में नहीं आया है तो आपने नोटिस दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लेटर लिख दिया है और उसमें लिख दिया है कि भई आपने ये जो आई वॉन्ट टू सेल माई लॉ बुक्स वर्थ ₹1000, लेकिन बाद में आपको लगा नहीं, तो स्पीडियर मोड से आपने क्या किया, नोटिस दे दिया और रिवोक कर लिया अपना। फिर आपका आता है कि अगर आपने कोई कंडीशन लगाई थी, दैट कंडीशन मस्ट बी रीज़नेबल, कि इस तरह से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और आपने अगर उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है ऑफ़र को, देन ऑल्सो योर ऑफ़र इज़ रिवोक्ड। एंड लास्टली क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है कि एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफरर की डेथ हो गई है और उसकी नॉलेज में भी आ गया है एक्सेप्टर की ऑफरी में कि उसकी डेथ हो गई बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो ऑफ़र आपका रिवोक हो जाएगा। नाउ सी दी फैक्ट्स। ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू जेड। ओके, ए ने ऑफ़र किया है कि अपना घर वो जेड को बेचेगा। सब्सिक्वेंटली ए डाइज विदाउट नोइंग द फैक्ट, जेड विदाउट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ एज डेथ। अब जेड को कोई नॉलेज नहीं थी ए के डेथ की, कि ए की डेथ हो गई है, उन्होंने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? तो अब ये इस प्रेजेंट केस में, अब देखो उनको नॉलेज ही नहीं थी, तो अब क्या है, जब नॉलेज नहीं थी उन्होंने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट राइज हो गया है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे। सी दी ऑप्शंस। ऑफर मेड बाय ए टू जेड इज़ रिवोक्ड एज सुन एज ए डाइज एंड जेड कैन नॉट एक्सेप्ट दी ऑफर। नो, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर की डेथ हो जाए और वो उसकी नॉलेज में आ जाए ऑफरी की, तो ऑफ़र रिवोक हो जाता है। तो आपका इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द डेथ ऑफ पर्सन इज़ इररेलेवेंट, तो ये भी नहीं आएगा। Third, Z has validly accepted the offer made by A as Z did not have the knowledge of A's death before he accepted the offer. Is it clear? तो ये आपका according to your principle आपका आंसर क्या आएगा? C option will be the answer. Next, question number 5. An agreement made without consideration, that is the price for which the promise of the other is brought, is void and not enforceable. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कॉन्सिडरेशन का क्वेश्चन आ गया है। देखो, कॉन्सिडरेशन इज़ समथिंग फॉर समथिंग, तो कॉन्सिडरेशन इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो यहाँ पे क्या है, प्राइस, उन्होंने कहा है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कॉन्सिडरेशन इज़ वॉइड एंड नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा और नॉट इन्फोर्सेबल आएगा। तो कॉन्सिडरेशन का इन्होंने क्या लिखा है, दैट इज़ द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज़ बॉट। मैंने बुक्स खरीदी है, ठीक है, शॉपकीपर से, तो बुक्स के बदले मैंने उनको क्या दिया, पैसा दिया, उन्होंने पैसे के बदले मुझे बुक्स दिए, दैट इज़ अ कॉन्सिडरेशन। नाउ सी दी फैक्ट्स। ए प्रोमिस टू गिव X रुपीज़ 10,000 विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन इन रिटर्न। ठीक है, ए ने क्या प्रॉमिस किया है कि वो X को रुपीज़ 10,000 देंगे विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन इन रिटर्न। तो इन द प्रेजेंट केस क्या अब ये वैलिडली इन्फोर्स है या नहीं है? सी, agreement to pay X rupees 10,000 is void as there is no consideration. Agreement to pay X is valid. Third, X can validly enforce the promise made by A even though there exists no consideration. So यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, द अग्रीमेंट टू पे X रुपीज़ 10,000 इज़ void as there is no consideration. Is it clear? अगर अब देखो सेक्शन 25 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहाँ पे इन्होंने क्या दिया, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं
कि जहाँ पे अगर अग्रीमेंट नहीं कॉन्सिडरेशन नहीं भी होगा तब भी अग्रीमेंट वैलिड होगा। और वो कौन से केसेस में है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन से आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है, कोई गिफ्ट कर रहे हो कुछ भी, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए उसमें, देन यू हैव कि ये नियर रिलेशनशिप है और राइटिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। इज इट क्लियर? देन पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में भी एक्सेप्शन है, देन टाइम बार डेप्ट में भी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज हमें जो दिया गया है वो इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आएगा कि अग्रीमेंट टू पे एक्स रुपीज़ 10,000 इज़ वॉइड एज देयर इज़ नो कॉन्सिडरेशन। इज इट क्लियर? Question number 6. Principal, an agreement entered into a minor below 18 year is void ab initio. Void ab initio क्या है कि जो not enforceable from the very beginning. Ab initio means from the beginning. So अगर हम माइनर के साथ कि जो बच्चे के साथ बिलो 18 ईयर्स के बच्चे के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो void ab initio है, इट इज़ नॉट enforceable by law. Is it clear? Now see the facts. और इस पे माइनर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस? एक 17 साल का बॉय है, ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज हाउस टू बी। ठीक है, 17 साल के बच्चे ने अपना घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके लिए ए को 15,000 रुपये एज कंसिडरेशन मिल गया एंड रिफ्यूज़ टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द हाउस। तो क्या ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है? नो, बिकॉज ये माइनर के साथ एग्रीमेंट है, तो माइनर इज़ नॉट लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। तो देखिए अब ऑप्शंस क्या हैं आपकी। द अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ वैलिड, ए हैज़ टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, अग्रीमेंट क्या है बिटवीन ए एंड बी, ये वैलिड एग्रीमेंट है और ए को पोजेशन डिलीवर करनी है हाउस की। अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ वॉइड एब इनिशियो बिकॉज ए वाज अ माइनर व्हेन ही एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट नन ऑफ द अबव। देखो पहली ऑप्शन देखो, अब वो कह रहे हैं अग्रीमेंट वैलिड है ए और बी के बीच में और ए को डिलीवर करनी पड़ेगी, नो घर की पोजेशन देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ए माइनर है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो वैलिड है ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ वॉइड एब इनिशियो बिकॉज ए was a minor when he entered into an agreement। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है आपका प्रिंसिपल, अ माइनर हु फ्रॉडेंटली रिप्रेजेंट्स दैट ही इज़ अ मेजर। ठीक है, माइनर है जिसने फ्रॉडेंटली रिप्रेजेंट किया है कि वो मेजर है, इज़ नॉट स्टॉप फ्रॉम टेकिंग द डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जो माइनर है अगर उन्होंने फ्रॉडेंटली भी अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट किया है तब भी वो बाद में ये डिफेंस ले सकता है कि ही इज़ अ माइनर। इज इट क्लियर? वो डिफेंस ले सकते हैं कि ही इज़ अ माइनर। क्लियर? सो व्हाट आर द फैक्ट्स? Minor succeeded in deceiving some money lenders by telling them a lie about his age and received a loan of ₹500। जो माइनर है उन्होंने क्या, वो सक्सीड कर रहे हैं डिसीविंग सम मनी लेंडर्स बाय टेलिंग देम लाई अबाउट हिज एज एंड रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹500। मनी लेंडर के पास गए हैं, उसको बताया है कि वो मेजर है जबकि वो माइनर है और उन्होंने 500 रुपये का लोन ले लिया। तो क्या माइनर वैल प्लीड कर सकता है? ही कैन प्लीड कि वो माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं। सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट, द माइनर ए कैन वैलिडली प्लीड दैट ही इज़ अ माइनर एंड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। Second, minor cannot take the defense of minority because he obtained the loan from the money lender on the representation that he is adult। थर्ड, नन ऑफ द अबव। तो अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। अब सेकेंड ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने हमारे प्रिंसिपल में क्लियर लिखा गया है कि ही कैन टेक द डिफेंस। अगर उन्होंने फॉल्सली फ्रॉडली रिप्रेजेंट भी किया तभी वो डिफेंस ले सकते हैं कि वो माइनर है। सो आंसर ए विल बी द ऑप्शन, द माइनर ए कैन वैलिडली प्लीड दैट ही इज़ अ माइनर एंड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पर्सन हु सप्लाइज necessities to the life of a minor is entitled to reimbursed for such supply। Now, person who supplies necessities of life to a minor is entitled to be reimbursed for such property। ठीक है, persons जो necessity जिसको हम necessities provide कर रहे हैं life और to a minor is entitled to reimburse from such property from such supply। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखो
फॉर एग्ज़ाम्पल अब माइनर है, माइनर को आप उसके पेरेंट्स नहीं हैं सपोज़, तो उसको आप लाइफ की नेसेसरीज़ प्रोवाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, ठीक है। अकॉर्डिंग, प्लीज़ डू रिमेंबर कि अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस आप उसको लाइफ की नेसेसरीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हो आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिम्बर्स कर सकते हो, ठीक है। नॉट पर्सनली माइनर लाइबल नहीं है, कोई भी माइनर है, लुनाटिक है, वो किसी को भी प्रोवाइड कर रहे हो तो यू कैन इट रिम्बर्स इट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, पर्सनली वो लाइबल नहीं होंगे। फैक्ट्स क्या हैं? अ माइनर बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिकॉइटी केस। एक माइनर है, उन्होंने 10,000 बोरो किए बी से अपने आप को डिकॉइटी केस में डिफेंड करने के लिए। नाउ प्रेजेंट केस में वेदर जो बी है उसको वो रिम्बर्स करेगा या नहीं करेगा। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बी इज़ नॉट इंटाइटल टू रिम्बर्स एज एन एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। अब यहाँ पे उसको चाहिए थे किस लिए? अपने आपको डिक्वाइटी केस में डिफेंड करने के लिए। बी इज़ इंटाइटल टू बी रिम्बर्स्ड एज द मनी बोरोड बाय ए मस्ट बी टेकन टू हैव बीन बोरोड फॉर नेसेसिटीज दैट इज टू डिफेंड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। थर्ड, मनी सप्लाइड बाय बी नॉट बीइंग नेसेसरीज इज इंटाइटल टू बी रिम्बर्स्ड। इज इट क्लियर? तो अब ये नेसेसिटी ही है, अपने आप को डिफेंड करना, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इट इज़ अ नेसेसरी। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। बी इज़ इंटाइटल टू रिम्बर्स्ड एज द मनी बोरोड बाय ए मस्ट बी टेकन टू हैव बीन बोरोड फॉर नेसेसरीज दैट इज़ टू डिफेंड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इट सेज? अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट हु इज़ ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। इज इट क्लियर? पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है पर ओकेजनली वो साउंड माइंड का है, तो वो जब इंटरवल्स में साउंड माइंड का है, ही मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड। तो ये आपको सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया है कि पर्सन साउंड माइंड का कौन है। अगर वो इंटरवल्स में साउंड माइंड का है, अदरवाइज ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, और लेकिन इंटरवल्स में वो साउंड माइंड का हो रहा है, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। एंड वाइस वर्सा, ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, अगर इंटरवल्स में वो अनसाउंड माइंड को हो रहा है तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? नाउ सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। अ लुनाटिक हु इज़ लॉज्ड इन अ मेंटल हॉस्पिटल, ओके, अग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10,000 टू बी अ डॉक्टर। ये जो लुनाटिक है वो मेंटल हॉस्पिटल में है, उन्होंने एग्री किया है कि वो अपना घर 10,000 में बेचेंगे बी को, जो कि डॉक्टर है। ए वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर मेड बाय द डॉक्टर वॉज ऑफ साउंड माइंड। ए ने जब ऑफ़र एक्सेप्ट किया था जो कि डॉक्टर ने किया, वो साउंड माइंड का था। ए लुनाटिक है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में थे, उन्होंने अग्री किया कि वो डॉक्टर को 10,000 में अपना घर बेचेगा। ए ने जब ऑफ़र, जो कि एक डॉक्टर ने ऑफ़र किया था, तो वो ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट किया था जब वो साउंड माइंड का, तो ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है या नहीं है? नाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, क्योंकि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था ही वॉज ऑफ साउंड माइंड। सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट, अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय लुनाटिक इज़ नॉट एट ऑल इन्फोर्सेबल। नो डाउट ही इज़ अ लुनाटिक, बट जब उन्होंने अग्रीमेंट किया था तब वो साउंड माइंड के थे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। A lunatic has no capacity to enter into an agreement, only his or her relative could do so. राइट है, बट यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था तब वो साउंड माइंड का, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द लुनाटिक इज इन्फोर्सेबल बिकॉज वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ही वॉज ऑफ साउंड माइंड एंड कुड अंडरस्टैंड एंड फॉर्म अ रैशनल जजमेंट। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब वो जब अग्रीमेंट एंटर में किए थे तो वो इन्फोर्सेबल है, क्योंकि जब ऑफर एक्सेप्ट किया था वो साउंड माइंड के थे और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दी रैशनल जजमेंट। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, where the relations between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other party, thereby obtains an unfair advantage by using influence, such contract is voidable. ठीक है, कि जो रिलेशंस हैं बिटवीन दी पार्टीज़, वो इस तरह के रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है बाय ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज बाय यूजिंग सच इन्फ्लुएंस, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है कि विच इज़ वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज़ एंड नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। तो अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होता है, ठीक है। तो दैट इज़ अंडर सेक्शन 16, दैट इज़ अंडर फ्री कॉन्सेंट। सेक्शन 14 में आपको फ्री कॉन्सेंट डिफाइन किया गया है और सेक्शन 15 में आपको वो एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्री कॉन्सेंट क्या कहता है? अब कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ कॉज्ड unless it is caused by, sorry, consent is said to be free unless it is caused by coercion under section 15, undue influence under section 16, fraud under 17, misrepresentation under 18 and mistake under section 20, 21, 22. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या पार्टीज़ में रिलेशन होना, रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज़, ठीक है। तो रिलेशन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो रिलेशन इस तरह का होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरी को डोमिनेट कर सकती है। नाउ जो यहाँ पे रिलेशन है वो आपका रिच पुअर का रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज़ ऑफ कि उस टाइम पे पोजीशन, हायर पोजीशन पे कौन है। फॉर एग्जांपल आप ले लो डॉक्टर और पेशेंट है। पेशेंट बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत फेमस पर्सन है, लेकिन जो उस पोजीशन पे जो पेशेंट है वो इन्फीरियर पार्टी है, क्योंकि डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना है। तो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के ने जैसा बोल दे वैसा नहीं करोगे तो शायद वो आपका ट्रीटमेंट करने से मना कर दे या वॉट एवर, ठीक है, गलत कर दे, वॉट एवर। तो यहाँ पे क्या है कि डोमिनेट कर रही है एक पार्टी दूसरी पार्टी को और अनफेयर एडवांटेज ले रही है। Is it clear? Now what see the facts? A spiritual guru spiritual guru induced B, ठीक है, एक जो स्पिरिचुअल गुरु थे उन्होंने बी को इंड्यूस किया अ डिवोटी टू गिफ्ट होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी सो दैट ही कुड सिक्योर साल्वेशन। अब संत महात्मा है कोई, उन्होंने अपने डिवोटी को क्या कहा कि उसकी जितने भी प्रॉपर्टी है वो अब मेरे को, मतलब अपने आप को कह रहे हैं कि गिफ्ट कर दे, ए को गिफ्ट कर दे। क्यों? क्योंकि वो फिर उसके वजह से बाद में वो साल्वेशन सिक्योर करेगा। तो क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है या नहीं? नो, इट इज़ अवॉइडेबल, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल गुरु है, हम हमारे इंडियन सोसाइटी में हम इतना ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं संत महात्मा में कि जैसे उन्होंने बोल दिया तो वैसा ही होगा। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल गुरु है ही इज़ अ सुपीरियर पार्टी, और वो अपनी पोजीशन को दूसरी यूज़ कर रहे हैं दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने के लिए, उनको विल को डोमिनेट करने के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अवॉइडेबल ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। First, because the devotee gifted the property under the undue influence of the spiritual guru, contract is voidable. Devotee gifted the property out of his own will, this so contract is valid, none of the above. So your answer will be first, because devotee gifted the property under the undue influence of spiritual guru, contract is voidable. Is it clear? So guys, these were regarding your legal reasoning model questions, and this we will be continuing in the next session. Thank you.